सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। मेरे भाई आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए 1 का जो आपका एग्जाम हुआ है 2025 का कंप्लीट सोल्यूशन हम इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। और माफ़ी भी चाहूँगा कि थोड़ा सा लेट कर दिया मैंने सोल्यूशन लाने में अब की बार। पिछले कुछ दिनों से मैं आउट ऑफ दिल्ली था। जिस दिन एनडीए का पेपर हुआ उसके अगले दिन ही लगभग मैं चला गया था, तो सोल्यूशंस आने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन बिलीव मी जो सोल्यूशंस अभी मैं कराने वाला हूँ क्वालिटी सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए रहेंगे। एक एक क्वेश्चन का आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। 2 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा पूरा चैनल हो गया है, ये परिवार 2 लाख सदस्यों का हो गया है। और आप सभी लोग एक एक इंसान मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस चैनल पे जब से मैंने काम करना स्टार्ट करा है मैं हमेशा फोकस इसी चीज़ पर रखता हूँ कि क्वालिटी वाली चीज़ें यहाँ पर डाली जाएं। और एक एक चीज़ जो भी अगर इस चैनल पर कोई वीडियो जाता है तो वो वीडियो किसी न किसी तरीके से हर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करे और जो लोग उसको देखें उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव सा बदलाव लेके आए। इसी उम्मीद के साथ में मैं यहाँ पे काम करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आप लोग सेवा का इतना मौका देते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आइएगा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और पहला जो क्वेश्चन है आपका ये बेसिकली किसका है, नियरेस्ट इन मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं। ये डायरेक्शन था। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स प्रपोर्शनेट। अब देखो प्रपोर्शनेट को अंडरलाइन करा है, इसका सिनोनिम पूछा है। अब प्रपोर्शनेट का सिनोनिम क्या होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। देखो पहला तरीका ये हो सकता है कि क्योंकि सेंटेंस के अंदर में एक वर्ड है तो इस शब्द का अपना मीनिंग गैस कर सकते हो। किससे गैस कर सकते हो, कैसे गैस कर सकते हो? तो बात बहुत सिंपल है कि जो सेंटेंस दिया गया उसके मीनिंग को देखो और उससे मीनिंग को गैस करने का प्रयास करो। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो संविधान है ये इंश्योर करता है क्या, डैश रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन्स, सभी रीजन से सभी क्षेत्रों से बराबर का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो प्रपोर्शनेट जो शब्द है इसका मतलब कुछ बराबर जैसा होना चाहिए। बराबर जैसा इनमें से कौन है? पार्शियल का मतलब होता है जो पार्ट में हो, यानी कि हिस्सा, यानी कि पार्ट है यानी कि पूरा नहीं है। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट एक तरीके से, तो ये तो नहीं बनेगा। अनलाइकली, लाइकली का मतलब होता है जिसके होने की संभावना हो, और अनलाइकली का मीनिंग हो जाता है जिसके होने की संभावना ना हो, तो ये भी नहीं बनेगा। एक आपका वर्ड दे रखा है सेफ्राजिट। सेफ्राजिट बेसिकली क्या होता है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सफरेज। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार। आपने शब्द सुना होगा एडल्ट सफरेज, ठीक है। तो राइट टू वोट होता है। और इस सफरेज वर्ड से आपका एक शब्द बनता है दैट इज सफराजिस्ट। क्या बनता है? सफराजिस्ट। सफराजिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब जो लोगों के वोटिंग राइट्स के लिए लड़ते हैं। मतलब मान लीजिए लाइक एक ग्रुप है, वो ग्रुप काम करता है कि लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, तो उस ग्रुप के मेंबर्स को बेसिकली सफराजिस्ट बोल देते हैं। और अगर वही ग्रुप महिलाओं का हो तो महिलाओं के ग्रुप के मेंबर को बेसिकली क्या बोल देते हैं? सफराजेट बोल देते हैं। तो सफराजेट बेसिकली ये फीमेल के लिए, ठीक है। और ये जो सफराजिस्ट होता है ये बेसिकली मेल के लिए होता है, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों में ये डिफरेंस होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। बैलेंस्ड यानी कि बराबर का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये शब्द सिंपल है। प्रपोर्शनेट, जैसे हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ते हैं, कोई चीज अगर प्रपोर्शन में है यानी कि इक्वल उसका रेशियो है, ठीक है। सो प्रपोर्शन का मतलब ही बराबर होता है एक तरीके से। सो प्रपोर्शनेट भी वहीं से बना है शब्द। आगे देखते हैं मेरे भाई। तो इस तरीके से मीनिंग आप गैस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए मैं सीधे सीधे करा दूंगा। डिसइंचेंटमेंट। डिसइंचेंटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो जब हम कोई किसी को इंचेंट करता है, इंचेंट करना एक वर्ब होती है। इंचेंट करने का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, और उस इंचेंट वर्ब से इंचेंटमेंट आपका नाउन बन जाता है। इंचेंटमेंट बेसिकली आकर्षण, और उसके आगे अगर हमने डिस शब्द को ऐड कर दिया तो वो उसका एंटोनिम बन जाता है। यानी कि आकर्षण का एंटोनिम एक तरीके से किसी से नफरत, किसी से बेसिकली निराशा, ठीक है। तो अगर किसी चीज से आप इंचेंटेड हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हैं, वहां पे इंचेंटमेंट है। लेकिन जब आप किसी चीज से निराश हैं इसका मतलब आप उस चीज से दुखी हैं, यानी कि वहां पे आप बेसिकली क्या है? डिसइंचेंटमेंट की फीलिंग है। तो देख लेते हैं एक बार। डिलाइट तो खुशी होती है, तो ये तो एंटोनिम में आ जाएगा। आइडियलिज्म, जब चीजें आइडियल हो वो उस कॉन्सेप्ट को बोल देते हैं। अनरेलेंटिंग,
अनरेलेंटिंग का मतलब है जो अनयील्डिंग, मतलब अनयील्डिंग हो, जो यील्ड ना करे, जो हारे नहीं, जो थके नहीं, जो कम ना हो, ठीक है। सो जो कम ना हो वो अनरेलेंटिंग हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है निराशा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही बिलीव्ड दैट इट वाज इमिनेंट दैट ही वुड बी चूजन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है श्योर टू हैपन, कोई चीज जिसका होना तय है, कोई चीज जो बिल्कुल होने वाली है, इमिनेंट बोल देते हैं। लाइक कोई इमिनेंट थ्रेट हो सकता है, इमिनेंट थ्रेट यानी कि इम्पेंडिंग थ्रेट। तो इमिनेंट का एक तो सिनोनिम इम्पेंडिंग बन जाता है, इम्पेंडिंग यानी कि जो होने वाला है, जो पेंडिंग है बेसिकली, ठीक है। तो इमिनेंट, इम्पेंडिंग, तो इमिनेंट थ्रेट हो सकता है। इसी तरीके से इमिनेंट डेंजर भी एक शब्द कई बार हम यूज करते हैं, ठीक है। इमिनेंट कई बार वार्निंग के पहले भी लगा देते हैं। तो इमिनेंट यानी जो चीज आने वाली है, होने वाली है। श्योर टू हैपन कह सकते हैं, जिसका होना तय है बेसिकली। तो देख लेते हैं एक बार। टाइमली, जो चीज टाइम से होती है तो इसका तो कोई मतलब बना नहीं। डिस्टेंट यानी कि कोई चीज जो दूर है वो। अनलाइकली, जिसके होने की संभावना ना हो। और इनएविटेबल, जिसका होना पक्का है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो इनएविटेबल इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड, जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, जो अटल है। तो वही आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे अगला आपका इंडेलेबल। इंडेलेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसको डिलीट नहीं कर सकते हम, इंडेलेबल होता है। तो डेल से डिलीट का याद रख लेंगे। आपने देखा होगा कीबोर्ड पे DEL लिखा रहता है, जो माइनस करने वाला कीबोर्ड होता है ना, ठीक है। उस पर सिर्फ क्या रहता है, डिलीट का DEL लिखा रहता है जनरली। तो बैक स्पेस होता है, ठीक है। और एक DEL, अब आजकल तो डिलीट पूरा लिख रखा है, मैं कीबोर्ड ही देख रहा था तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैंने देखा था DEL लिख देते थे बड़ा बड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने पूरा ही लिख रखा है, लेकिन DEL मतलब शॉर्टकट आप मान सकते हैं इसका, ठीक है। सो DEL यानी कि डिलीट। तो जिस चीज को डिलीट ना किया जा सके, सो इंडेलेबल, जिसको डिलीट ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके, इंडेलेबल। तो इंडेलेबल का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है मेरे भाई शॉर्ट लास्टिंग, शॉर्ट लिव्ड, कोई चीज जो एक मोमेंट के लिए हो, ठीक है। इफेमेरल बोल देते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा। हेलेरियस का मतलब होता है जो मतलब हास्यपद हो, जिसको देख के हंसी आपको आए, तो ये भी नहीं बनेगा। इरेडिकेबल, इरेडिकेबल तो इसका एंटोनिम मतलब बन जाएगा एक तरीके से, जिस चीज को इरेडिकेट कर सकते हैं। इरेडिकेट करने का मतलब होता है किसी चीज को वाइप आउट कर देना, खत्म कर देना बेसिकली, ठीक है। सो ये भी नहीं बनेगा। सो परमानेंट इज द करेक्ट आंसर। परमानेंट का मतलब है जो चीज हमेशा टिकी रहे। आगे देखेंगे अगला आपका इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, अब आपको इसमें वर्ड दिख रहा है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, तुरंत। आपने सुना होगा इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी, मैगी टाइप की चीजें आती हैं, जो चीजें इंस्टेंट यानी तुरंत बन जाए। तो वहीं से इंस्टेंटेनियस रिप्लाईज का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे इंस्टेंटेनियस का क्या डिलेड होगा, ये तो एंटोनिम बन गया। डेलिब्रेट का मतलब होता है जो चीज जानबूझ के हो, जो चीज हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे आपने ये वर्ड सुना है लिबरेट करना। लिबरेट करने का मतलब होता है किसी को आजाद करना। या जैसे शब्द होगा लिबर्टी, लिबर्टी होता है आजादी, लिबर्टी नाउन है, ठीक है। लिबरेट करना वर्ब है, और लिबरेट करने का मीनिंग होता है किसी को आजाद कर देना। और वहीं से, उसी रूट से आपका ये शब्द बना है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब है कोई चीज जो अपनी आजादी से आपने करी है, तो इच्छा से आपने करी है, मन की मर्जी से आपने करी है। सो डेलिब्रेट का मतलब होता है मर्जी से, तो ये भी नहीं बनेगा। अनवांटेड, जो बिना मर्जी का हो, ये भी नहीं बनेगा। अनवांटेड का मतलब है जिस चीज को आप चाहते नहीं हो, ठीक है, अनवांटेड। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इमीडिएट इज द करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका। अब ये डायरेक्शन देख लेंगे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लेवल कर रखे PQRS, और इसके अलावा यहाँ पे S1 S6, यानी कि S1 दिया है, S6 दिया है, उसके बाद में PQRS दिए हैं। तो S1 सबसे ऊपर आएगा, S6 सबसे नीचे आएगा, बीच के 4 हैं PQRS, उनको हमें अरेंज करना होगा, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये पैराजंबल बोलते हैं इनको हम लोग। तो पहला सेंटेंस देखेंगे। देखो हमेशा इनके लिए जो अप्रोच आपकी रहनी चाहिए ना, सेंटेंस 1 को पढ़ो, और सेंटेंस 1 को पढ़ के सेंटेंस 6 पे भी एक बार नजर मार लो, जिससे कि जब हम आगे के सेंटेंस देखें तो ये देख पाए कि कोई सा इनमें से सेंटेंस या तो 1 से रिलेट हो रहा होगा, या 6 से रिलेट हो रहा होगा। जो 1 से रिलेट होगा इसका मतलब है वो पहले आएगा, जो 6 से रिलेट कर जाएगा इसका मतलब है वो लास्ट में आएगा, ठीक है। फिर ऑप्शंस देख लो, एलिमिनेट कर दो, आगे बढ़ जाओ। देखो एक बार, ऑल्दो ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली कम फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस। कहा गया है कि बेशक सभी सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो अल्टीमेटली आते कहां से हैं, नेचुरल प्रोसेसेस से आते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब सॉरी नन नहीं, नॉन
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली एट द रेट दे आर बीइंग यूज्ड। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको उस रेट पे हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते नेचुरली जिस रेट पे उनको हम यूज कर रहे हैं। यानी कि यूज करने का रेट ज्यादा है, रिप्लेस करने का कम है। आगे देखेंगे। द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दोज रिसोर्सेज टू ह्यूमंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी टर्म्ड एज कंजर्वेशन। और यहाँ पे लास्ट में कंजर्वेशन की डेफिनेशन बताइए। दिस विल इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट। दिस विल इंक्रीज, व्हाट विल इंक्रीज? ना तो ए में था ये, तो इससे तो पक्का शुरू नहीं होगा, तो पी से शुरू होने का कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, सो दिस विल इंक्रीज हमें क्या बढ़ाने की कह रहे हैं कि टाइम बढ़ेगा और कॉस्ट बढ़ेगा। यानी कि इससे पहले जस्ट जो भी सेंटेंस इससे पहले आएगा उसमें कुछ ऐसी बात करी होगी जहां पे कॉस्ट या टाइम बढ़ने का मतलब मीनिंग या तो क्लियरली मेंशन होगा या निहित होगा। देखते हैं एक बार। हेंस वी मस्ट रिमेंबर, हेंस शुरुआत में नहीं आता है जनरली, हेंस को सामान्यतः हम पीछे की साइड में रखते हैं। ठीक है, यानी कि पहले कोई बात कहेंगे और उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हम हेंस से दिखाते हैं। ठीक है, तो वी मस्ट रिमेंबर दैट दो आर कंट्री इज रिच इन मिनरल एंड डिपॉजिट्स दीज रिसोर्सेज आर शॉर्ट लिव्ड। तो ये भी हम कह सकते हैं, एक बार फिर भी देख लेते हैं आगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ओर्स, एक्सट्रैक्ट करना का मतलब होता है इन चीजों को निकालना। जमीन से जब हम कुछ चीज निकालते हैं तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इनके एक्सट्रैक्शन की हम बात करें थ्रू किसके, द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, माइनिंग के थ्रू अगर निकालें तो विल सून बिकम, ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्या, डिफिकल्ट हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि डिफिकल्ट हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा कि इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि डिफिकल्ट है, मुश्किल है कोई काम तो टाइम ज़्यादा लगता है। आपको मैथ्स के दो क्वेश्चन है, एक बहुत आसान है, एक थोड़ा सा मुश्किल है, किस में टाइम ज़्यादा लगेगा? मुश्किल क्वेश्चन में। सेम इंग्लिश है, कोई भी चीज़ है, आपको दो काम दिए गए, एक आसान एक मुश्किल, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? मुश्किल में। तो क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये मुश्किल हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसका मतलब है टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी माइनिंग की बढ़ जाएगी। तो माइनिंग की चर्चा यहाँ पे हुई है और माइनिंग की कॉस्ट की चर्चा यहाँ पे हुई है। 101% हम कह सकते हैं कि आर के बाद में पी का यूज किया जाएगा। अब एक बार अगर ऑप्शन देखेंगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे आर के बाद एस है, ये नहीं बन सकता है। यहाँ पे आर पे एंड कर दिया, ये नहीं बन सकता है। यहाँ पे आर के बाद में पी है, वेरी मच पॉसिबल। यहाँ पे आर पे एंड कर दिया, नहीं पॉसिबल है। एक ही तो ऑप्शन बचा सर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैसे हो जाएगा ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की थी कि जो अनटाइम मतलब अल्टीमेटली वहीं से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं उनको हम उस रेट पर रिप्लेस नहीं कर सकते जिस रेट पे यूज कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि मिनरल रिसोर्सेज जो है इसीलिए इनको फाइनाइट कहा जा सकता है और नॉन रिन्यूएबल कहा जा सकता है। और इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमें याद रखना चाहिए कि बेशक हमारी कंट्री रिच है मिनरल्स में, लेकिन फिर भी ये जो रिसोर्सेज हैं ये शॉर्ट लिव्ड है, ये शॉर्ट लिव्ड है यानी इफेमेरल है, फ्लीटिंग है, मोमेंट्री है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। और फिर हमने कहा कि जो एक्सट्रैक्शन है इन ओर्स का धीरे धीरे ये मुश्किल हो जाएगा माइनिंग के थ्रू और महंगा भी हो जाएगा। फिर बता दिया ये, फिर लास्ट में ये वाली बात एंड कर दिया, यानी कि सी सेंटेंस आपको सी पार्ट जो है मतलब सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंडिया एट प्रेजेंट हैज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। कहा गया है कि भारत में एट प्रेजेंट सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट पासेस थ्रू हावड़ा, इट पासेस थ्रू हावड़ा, यहाँ पे हमने कहा कि हावड़ा के थ्रू पास करता है, नहीं किसी रोड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली, अमृतसर और टर्मिनेट होता है काबुल में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा रोड है, ये तो जीटी रोड है। यहाँ दिल्ली में उसको जीटी करनाल रोड बोल देते हैं अक्सर करके। ठीक है, मेरे तो घर के जस्ट बगल से निकलता है, तो मैं तो देखते ही समझ जाऊंगा ये कौन से रोड की बात हो रही है। तो देख लेते हैं, यानी कि S6 से यहाँ पर रिलेट करने का चांस है, यानी कि S6 यानी इससे पहले हमें एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसमें हमने जीटी रोड की चर्चा करी हो या फॉर दैट मैटर किसी भी रोड की चर्चा करी हो। ठीक है, देखते हैं एक बार। द इंपोर्टेंस ऑफ रोड्स, यहाँ पे रोड्स की इंपोर्टेंस की बात करी गई है। हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया सिंस द एंशिएंट टाइम्स। द ग्रैंड ट्रंक रोड, ये आ गया जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है वही तो है, तो आप कह सकते हैं कि क्यू लास्ट में आने के पूरे चांसेस हैं। बाकी और देख लेते हैं। किंग्स सच एज अशोका एंड चंद्रगुप्त बिल्ड रोड्स, यहाँ पे भी रोड्स की बात कर रहे हैं, किसी एक रोड की बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कंटिन्यूड एज एन इंपॉर्टेंट, पक्की बात है क्यू लास्ट में आएगा। कितने ऑप्शन है? एक ही है, दैट्स द करेक्ट आंसर। वैसे अगर मैच करके देखें, यहाँ पे एंशिएंट टाइम्स की बात कर ली पी वाले में, और एंशिएंट में ही कौन कौन लोग थे, जैसे कि अशोक थे, राजा अशोक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन लोगों ने बिल्ड करा था, ये एंशिएंट की बात हो गई। एंशिएंट यानी कि पहले पी की बात करी, फिर आर का एग्जांपल ले लिया, फिर एस की बात की कि जो कंस्ट्रक्शन था वो बेसिकली मिडाइवल टाइम पे भी चलता रहा, और मिडाइवल की अगर बात करिए तो मुगलों की बात होगी, और मुगलों के टाइम पे कौन था? हुमायूं था। ठीक है, और हुमायूं का क्या है ये वाला, सॉरी हुमायूं को हरा के शेरशाह सूरी आया था, और शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था
ये वाला रोड बनाया था, सिंपल है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है नेशनल हाईवेज कनेक्ट वन स्टेट। अब देखो ये भी रोड पे बेस्ड है। नेशनल हाईवे जो है वो कनेक्ट करते हैं वन स्टेट विथ अनदर एंड आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये एक हाईवे को दूसरे हाईवे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करते हैं और नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस के हैं। दीज रोड सिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड ऑपरेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो रोड सिस्टम्स हैं इनको बेसिकली प्राइमरी रोड सिस्टम कहा जाता है और ये बेसिकली जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अंदर आते हैं, ये कहा गया है। देख लेते हैं किससे क्या रिलेट कर पाएंगे। दे आर इंपॉर्टेंट एंड नेशनल हाईवेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वेयर एज दे कॉन्स्टिट्यूट मियरली 2% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क। यहाँ कह रहा है कि 2% बनाता है टोटल रोड नेटवर्क का, लेकिन विच कैरी करते हैं 40%। इसके अलावा क्यू में कहा गया कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज देयरफॉर क्रूशियल। देयरफॉर अगर हमने लिखा है इसका मतलब ये रिजल्ट है। इससे पहले हमने जितनी बातें कही होंगी वो सब ऐसी होंगी जिसमें रोड की इंपॉर्टेंस को बताया होगा, इसीलिए इसको हमने क्रूशियल बताया बाद में। तो ये शुरुआत में नहीं आ सकता, क्यों स्टार्टिंग में नहीं आएगा, पक्की बात है। They bear the load of traffic because of these roads connect long distances and passes major cities and towns. Since they cover length and breadth of the nation and connect cities and towns, these highways are the primary facilitators of trade and connectivity. अब आप कहोगे कि सर इसमें भी इंपॉर्टेंस है, इसमें भी इंपॉर्टेंस है, इसमें भी इंपॉर्टेंस है। पक्की बात है कि क्यू आपका बाद में आएगा। अच्छा कितने ऑप्शन में क्यू बाद में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में। दैट लुक्स द करेक्ट आंसर। एक बार फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि नेशनल हाईवे कनेक्ट करते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से। इनको इंपॉर्टेंट बताया गया है क्योंकि जहां ये सिर्फ 2% रोड है, नेटवर्क का पार्ट है, लेकिन ये 40% टोटल रोड के ट्रैफिक कैरी करते हैं। फिर हम आर पे आ गए, यहाँ भी कैरी करने की बात थी, यहाँ भी वही बात की कि ये बियर करते हैं लोड ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि ये जो रोड्स हैं कनेक्ट करते हैं लंबी लंबी डिस्टेंसेस को, और क्योंकि ये कवर करते हैं पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द नेशन, पूरे देश में है, और कनेक्ट करते हैं सिटीज को, टाउन्स को। ये हाईवे प्राइमरी फैसिलिटेटर्स हैं ट्रेड के और कनेक्टिविटी के। इसीलिए जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का वो क्रूशियल है एंड देयर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की बात आई है तो यहाँ पे बता दिया किसके अंडर आते हैं। पक्की बात है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स द करेक्ट आंसर। बाकी फ्लिपकार्ट पे कैरियर फेस्ट चल रहा है तो वहाँ पे इंग्लिश रामबाण और वोकैब संजीवनी दोनों की दोनों किताबें बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रही हैं। इवन आपकी पॉकेट रॉकेट बहुत 100 रुपए से भी कम में मिल रही है, तो आप जाके बुक्स चेकआउट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। लिखा हुआ है द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैगोरेटेड इन December 1996। अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन्फोर्सेस द राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जैसे देखोगे ना, ए पार्ट में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये जो S6 है, मतलब S1 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, और S6 जो है वो बेसिकली बात कर रहा है किसकी? आपकी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, जो कि राइट्स को इन्फोर्स करता है ना। अब देख लेते हैं। इट्स क्रिएशन एंड प्रोमलगेशन टुक प्लेस एट अ टाइम व्हेन साउथ अफ्रीका स्टिल फेस द थ्रेट ऑफ अ सिविल वॉर आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द अपार्थीड गवर्नमेंट। जैसे ही आप इस पार्ट को देखोगे आपको समझ आएगा। प्रोमलगेशन, किसी चीज को प्रोमलगेट करते हैं, इसका मतलब है उसको बेसिकली किसी चीज की ना फॉर्मल जो अनाउंसमेंट होती है एक तरीके से, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको जब क्रिएट किया गया और उसको जब प्रोनाउंस किया गया तो उसकी बात कर रहे हैं। तो किसको क्रिएट किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो पी से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। आगे देखते हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट्स बिल ऑफ राइट्स इज अ कॉर्नर स्टोन। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को कनेक्ट किया गया किससे? बिल ऑफ राइट्स से। यानी कि अब हम आगे किसकी बात करने वाले हैं? बिल ऑफ राइट्स की बात करने वाले हैं। तो जो बिल ऑफ राइट्स है वो एक कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन बेसिकली एक तरीके से किसी चीज का मेन पार्ट जो होता है, ठीक है, वो है किस चीज का? डेमोक्रेसी का, साउथ अफ्रीका में। आर सेंटेंस कहता है एप्रोपोज इट फॉरबिड्स, और इसीलिए बेसिकली ये फॉरबिड करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मटीरियल स्टेटस, सॉरी मैरिटल स्टेटस, ठीक है, शादी वाला स्टेटस जो होता है, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कंसाइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। इतने सारे राइट्स, मतलब इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को ये फॉरबिड करता है। द बिल ऑफ राइट्स ग्रांट्स परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि रेंज ऑफ राइट्स देता है, और वो रेंज क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। यानी कि पक्की बात है कि एस के बाद में
आर आना चाहिए। दूसरा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, यहाँ पे राइट्स की बात है, और राइट्स को इंट्रोड्यूस कहाँ से किया गया, क्यू से किया गया, तो क्यू आएगा और स्टार्टिंग में पी आएगा, तो पी क्यू एस आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज दिस ऑप्शन। तो पी का संबंध S1 से है, तो पी सबसे पहले आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, अगर एलिमिनेशन से जाना है आपको। दूसरा हमने ये देखा कि हमारा जो S है वो R से पहले आएगा, क्योंकि S के अंदर हमने एक रेंज बताई है, और वो रेंज को डिफाइन किया गया हमने किसमें, R में, तो पक्की बात है कि S पहले आएगा, R उसके जस्ट बाद में आ जाएगा। इसका मतलब है SR आ गया, तो SR इसी में पेयर है आपका, और बाकी में तो SR पेयर है ही नहीं। A में था लेकिन वो Q से स्टार्ट था, इसलिए वो गलत है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा PQSR। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करके देखेंगे वीडियो पॉज करके। Our constitution reminds us of the necessity of representation in a large democracy। अगेन ये भी डेमोक्रेसी पे बेस्ड आ गया, दो तो रोड के आगे, दो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आगे, है ना। इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और फिर ये कह रहा है कि इलेक्शन सिंबल बन गए। दिस इज वाई इलेक्शंस बिकम इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हमें नेसेसिटी बताता है रिप्रेजेंटेशन की, क्या रिप्रेजेंटेशन की वजह से इलेक्शंस होते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते, तो यानी कि पी से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, तो जहां तक है सी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। Therefore representatives are elected by the people। अब हम जितने कहा कि इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, यहां से भी जुड़ नहीं पा रहा है। Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turns to successful elections। यहाँ भी इलेक्शंस की बात है, तो हम इलेक्शंस पर पहुंचे कहां से हैं, यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शंस अलग चीज है। लेकिन जैसे हम एस सेंटेंस को देखते हैं ना सर, ऑल सिटीजन्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रपोजिशन है टेकिंग एवरी डिसीजन। हर सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता डिसीजन लेने में, और इसीलिए क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको लोगों के द्वारा चुना जाता है। यहां कहा कि रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, लेकिन सभी सिटीजन पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकते, सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, और क्योंकि चुने जाने इसीलिए इलेक्शन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सिंपल है, तो एस से शुरू होगा फिर क्यू आएगा, एस से शुरू होगा फिर क्यू आएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है भाई। आगे देखेंगे नेक्स्ट। और देखो वैसे भी हम यहां से एक चीज और कह सकते थे, यहां पे हमने क्या कहा है कि इलेक्शंस की बात करिए आर में, यहाँ पे भी इलेक्शंस की बात है S6 में, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका। अब देखो अब की बार क्या है, ये ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब की बार सेंटेंस जंबल है जिसमें PQRS दे रखा है, उसको आपको कनेक्ट करना है। आइए भाई देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो जब भी ये सेंटेंस जंबल के क्वेश्चन होते हैं, यानी एक सेंटेंस के कई सारे पार्ट्स को कनेक्ट करना होता है, इसको कई बार तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से ही कर देंगे। क्या आप सेंटेंस को बिकॉज पे एंड कर सकते हो, ये पी गलती से लिखा हुआ है, पी आगे लिखना है। क्या आप सेंटेंस को बिकॉज से एंड कर सकते हो, आपका आंसर होगा सर नहीं, ये कंजंक्शन है, इस पे एंड नहीं हो सकता है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। क्या हु हैड कम टू क्यों, कहां, कैसे, क्या इस पे खत्म करोगे, टू पे नहीं करोगे, नहीं करोगे, इसका मतलब है कि आप इसको क्यू पे भी एंड नहीं करोगे, ये भी एलिमिनेट हो गया। किस पे खत्म हो सकता है, आर पे, एक ही ऐसा ऑप्शन है, दैट्स द करेक्ट आंसर। एक बार पढ़ के भी देख सकते हो चाहो तो। द ऑडिटोरियम वॉज ओवर, सॉरी शुरू करना है क्यू से। मैनी ऑफ द पीपल हु हैड कम टू, किस लिए आए थे, पार्टिसिपेट, तो टू के साथ में V1 आएगा, तो ये रहा पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। तो पहले आपका क्यू आ गया, क्यू के बाद में आपका पी आ गया, पी के बाद में एस आ जाएगा, और बिकॉज के बाद में ऑडिटोरियम वाज ओवर क्राउडेड। सिंपल है। आगे देखें अगला आपका क्वेश्चन है, ले आउटसाइड हर एग्जिस्टिंग लाइफ टू हर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ। अब देखो एक तो हम यहां से ये कह सकते हैं द आंसर टू हर क्वेश्चंस, ये टू हर क्वेश्चंस आएगा किसके लिए, आंसर के लिए। तो एक तो क्यू और एस का आपको पेयर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, क्यू एस का पेयर कहाँ पे बन रहा है आपका, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, एक ऑप्शन हट गया आपका ऑटोमेटिकली। दूसरा, जैसे ही आपने देखा टू हर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, अब देखो ये क्या है, दैट कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है, सी सब्जेक्ट है, न्यू वर्ब है, अगर ये कंजंक्शन है तो इसके बाद में ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अबाउट प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी तो चाहिए, अगर इसके लिए वर्ब चाहिए तो वो कहाँ है, आपको एरीजी वर्ब। इसका मतलब है कि जैसे क्यू एस हमने लिखा है, तो क्यू एस के बाद में हमें क्या चाहिए, पी चाहिए, तो क्यू एस पी आपका कहाँ है, आपको कहोगे सर ये रहा, अगर ये रहा तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यू एस पी आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एस के जस्ट बाद में हमें पी चाहिए। अच्छा
QSP हमारा यहाँ भी है। अब आप कहोगे सर ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता है, ये भी देख लेते हैं एक बार कि ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता है। ये तो गलत हो गया था, यहाँ पे QSP नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने देखा ना Q में द आंसर है और इसके लिए वर्ब एकमात्र यही पॉसिबल है, तो ये तो पक्की बात है कि Q के बाद में P आएगा। यहाँ पे जो P है वो Q के पहले, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे भी देखा जाए तो जो S है वो बीच में आना चाहिए था यहाँ पे, जो गलत हो जाएगा। अब QSP एक तो यहाँ बन रहा है, एक QSP आपका यहाँ बन रहा है। अब हमें R देखना है। R कहता है समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, अपने माइंड में वो जानती थी। अब या तो इसको शुरू में रखें या इसको लास्ट में रखें, एक बार पढ़ के देखते हैं। समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड शी न्यू, अपने मतलब बैक ऑफ हर माइंड में उसको पता था। हम कहते हैं ना कि हमें अंदर से तो पहले से पता था। क्या पता था? दैट द आंसर टू हर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, कि उसके जो क्वेश्चंस, जो आंसर था उसके क्वेश्चंस का अबाउट लाइफ ले आउटसाइड हर एग्जिस्टिंग लाइफ, जो उसकी एग्जिस्टिंग लाइफ है उसके बाहर था, वो कह सकते हैं। अब अगर हम इसको पीछे रखते हैं तो कैसे बनेगा सेंटेंस? शी न्यू, वह जानती थी, दैट के द आंसर टू हर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ ले आउटसाइड हर एग्जिस्टिंग लाइफ समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड। अब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आंसर उसके बैक ऑफ हर माइंड में था? नहीं भाई, अगर आपने आउटसाइड हर एग्जिस्टिंग लाइफ लिख दिया तो ये तो पहले से ही प्लेस बता दिया। अगर हम एक बार प्लेस बता चुके कि आंसर्स कहाँ हैं, तो क्या दोबारा प्लेस बताने की जरूरत है? द आंसर इज नो। यानी कि आर हमारे स्टार्टिंग में आएगा, ना कि एंड में। हम कई बार कहते हैं ना कि आई न्यू इट इन द बैक ऑफ माई माइंड, ठीक है। तो यहां भी एक आ गया कि समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, यानी कि उसके बैक ऑफ हर माइंड में उसको पता था, सी न्यू। अब आप कहोगे सर आपने जब एग्जाम्पल बोला तो आपने कहा कि आई नो इट समवेयर इन द बैक ऑफ माई माइंड, तो आप तो इसको बाद में कह रहे हैं, लेकिन ये शुरू में कैसे बेटा? बाद में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे देखोगे ना, शी न्यू इट, और ये दैट क्लॉज ना बहुत लंबी है, तो इस क्लॉज के बाद में अगर इसको ले जाएंगे ना, तो ये जो समवेयर वाला काम है ये ले वर्ब के लिए आ जाएगा, जबकि हमें ले वर्ब के लिए नहीं चाहिए। नो, शी न्यू, वो जानती है, मतलब वो जानती थी। कहां पे जानती थी? समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, उसको अपने बैक ऑफ हर माइंड में पता था कहीं ना कहीं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में उसके में ये बात थी, ठीक है। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Works of literature inside the pages of all good lies the truth about some of the more challenging questions posed by humanity। जैसे देखोगे ना, एक तो हम आर पे खत्म नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ये ऑफ आ रखा है, तो सीधे सीधे एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड, अब जैसे ही देखा ना, ऑल आया है और गुड आया है, गुड एडजेक्टिव है। अगर एक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव पे नहीं खत्म कर सकते, इसका मतलब है क्यू पे नहीं खत्म कर सकते। हर एक एडजेक्टिव के बाद में हमें नाउन चाहिए, तो नाउन कहाँ है? तो क्या गुड लाइज कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, लाई तो वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। इसका मतलब है गुड के बाद में नाउन क्या है? गुड वर्क्स, ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर, यानी कि क्यूपी आपका मैंडेटरी पेयर है। अब एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्यूपी है लेकिन यहाँ पे तो क्यूपी नहीं है, इसका मतलब है ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड वर्क्स of literature lies the truth about some of the more challenging questions posed by humanity। सिंपल है, ठीक है। वैसे अगर देखने जाओगे ना, तो आप में से ज्यादातर बच्चे पता है क्या पढ़ेंगे कि सर ये शुरुआत में कैसे आ गया? ये लाई वर्ब है, इस लाई वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? बेटा इस लाई वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, द ट्रूथ। द ट्रूथ सब्जेक्ट है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट जो वर्ब के पीछे कैसे आ गया? इन्वर्जन की वजह से। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है, इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर, उनके पेज के अंदर, यानी कि प्लेस की बात कर रहे हैं। प्लेस जब आ गया तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे आता है ना, देयर लिव्स अ किंग, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, लिव्स वर्ब, किंग आपका आ गया है ना सब्जेक्ट, इस तरीके से। तो ये ऐसे ही चलता है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी और इसको कैसे कर सकते थे आपकी, ये इसी को सब्जेक्ट मानना है। अब आप खुद से देखिए, लाई वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि लाई तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट है ना। दूसरा, मान लीजिए आपने मान लिया कि ये हम नहीं मान पा रहे इसको सब्जेक्ट, पर देख लेते हैं। और सब्जेक्ट क्या क्या वर्क्स को बना सकते हो? नहीं, सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट प्लूरल नहीं हो सकता है। क्या लिटरेचर को बना सकते हो? आप कहोगे नहीं सर ये तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनसाइड प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द पेजेस, ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ऑल गुड वर्क, ठीक है। द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस कैसा है? प्लूरल है। पोज्ड बाय ह्यूमैनिटी, बाय प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी, और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं।
सब्जेक्ट सिर्फ क्या है, द ट्रूथ, तो ट्रूथ सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि आपका जो मैंने तरीका बताया ना वो आपका ठीक है कि क्यू के हिसाब से आप पी को कनेक्ट कर लो। गुड है, गुड के आगे नाउन चाहिए, वर्क्स हो जाएगा, इसका मतलब है। और वैसे भी वर्क नॉर्मली अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जब लिटरेचर के सेंस में बात करते हैं तो ये काउंटेबल होता है, प्लूरल के सेंस में आ जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा QPRS। ठीक है। नाउ अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, तो VOD बैच इंग्लिश का ये 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे एक बार। टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेसेस टू एड्रेस continuing social inequality for every stride of progress any nation it takes two back if it is unable। देखो सबसे पहले अनेबल टू डू समथिंग होता है, ठीक है। इसके बाद में 2+V1 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में 2+V1 है? क्यू में, तो SQ आपका एक तो पेयर बन जाता है। अब आप क्या यहाँ पे SQ है? नहीं है। क्या यहाँ पे SQ है? नहीं है। क्या यहाँ पे SQ है? क्या यहाँ पे SQ है? नहीं है। ऐसे एलिमिनेट हो गए। बाकी फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। आर से शुरू होगा, फॉर एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि हर एक स्ट्राइड यानी एक तरीके से कदम, प्रोग्रेस के हर एक कदम के लिए। तो फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है एवरी स्ट्राइड, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है प्रोग्रेस, एनी नेशन सब्जेक्ट है, एनी नेशन सब्जेक्ट है तो इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी टेक्स। तो आर के बाद में आ गया जी पी, टेक्स ऑन। टेक ऑन बेसिकली क्या करता है? अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेसेस। तो वो एनी नेशन क्या कर, हर नेशन क्या करता है? अकाउंट करता है अपनी इकोनॉमिक सक्सेसेस का, ठीक है। टू एड सक्सेसेस इट टेक्स टू बैक। ओके, देखो ये ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक बार मैं समझा देता हूँ सेंटेंस का। ये जो मैं अभी बता रहा था ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आगे ना पूरा स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा, क्योंकि टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। कैसे जस्टिफाई कर पाओगे समझना। और प्रीपोजिशन है, एवरी स्ट्राइड आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन। किस चीज का? एवरी स्ट्राइड। ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है प्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रोग्रेस आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ना एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट हिडन है। प्रोग्रेस दैट एनी नेशन टेक्स ऑन, जो भी प्रोग्रेस के लिए स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट यहाँ पे हिडन है, उसका एंटीसीडेंट है एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस दैट एनी नेशन टेक्स ऑन। जो स्ट्राइड एनी नेशन लेता है, जो कदम एनी नेशन बढ़ाता है, ठीक है। तो टेक्स, तो एनी नेशन टेक्स, तो यहां तक देखना आपको। और किस बेस पे ले रहा है? तो ऑन अकाउंट ऑफ, किस चीज के बेसिस पे? इट्स इकोनॉमिक सक्सेसेस। तो यहां तक अभी ना सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है एग्जैक्टली आपको, क्यों? ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आपका सब रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट है। मेन क्लॉज का सब्जेक्ट कहां है? ये रहा। इट टेक्स वर्ब आ गई, टू बैक, टू यानी दो स्टेप उसको पीछे लेने पड़ते हैं। इफ इट इज अनेबल, अगर वो अनेबल हो, टू एड्रेस कॉन्टिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी, अगर वो सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं कर पाए तो वो दो स्टेप बैक लेता है। तो आंसर आपका सिंपल था जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, SQ का पेयर बना के। लेकिन यस, सेंटेंस आपको समझने के लिए बीच में दैट को इंसर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। दैट को ड्रॉप क्यों कर रखा है? जब भी रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है और नॉन मतलब डिफाइनिंग क्लॉज होती है आपकी, नॉन डिफाइनिंग नहीं, डिफाइनिंग क्लॉज, ठीक है। तो ऐसे केस में दैट को ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन और an intangible asset over a set period of time used to periodically lower amortization is an accounting technique। अब जैसे देखोगे 2+V, टू लोअर वॉट, इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। पक्की बात है आर पे खत्म नहीं कर सकते। क्या कोई ऑप्शन खत्म हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली नहीं खत्म हो रहा। टू लोअर, लोअर किस चीज को करेंगे? किसी चीज की वैल्यू को लोअर करेंगे। द बुक वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है कि आर के बाद में पी जो है ना वो मोस्ट लाइकली ऑप्शन लग रहा है आपको। इसका मतलब यहाँ पे आर के बाद में पी, ठीक है। यहाँ पे आर के बाद देखो एस नहीं आ सकता क्योंकि अमोर्टाइजेशन सब्जेक्ट है, ये इज वर्ब है और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका मतलब है ये नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आर मतलब आर के बाद में एस है, ये गलत हो जाएगा। आर के बाद में क्यू है, लोअर इंटेंजिबल एसेट, ये नहीं कह सकते, ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद में आर के बाद में पी है तो ये भी बन सकता है, लेकिन आर से शुरुआत नहीं कर सकते। यूज्ड टू से शुरुआत कैसे करेंगे? ये भी नहीं बनेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमोर्टाइजेशन जो है
बेसिकली ये एक अकाउंटिंग टेक्निक है, ठीक है। जो एक मोर्टाइजेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक अकाउंटिंग टेक्निक होती है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है। तो एस आ गया, आर आ गया, तो विच इज यूज्ड की जगह पे सिंपल यूज्ड लिख दिया है। लोअर, किस चीज को लोअर करता है, द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन, किसी लोन की बुक वैल्यू को कम करता है, और एन इंटेंजिबल एसेट, या फिर किसी इंटेंजिबल एसेट की ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, या मतलब वैल्यू को कम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आर के बाद में पी आएगा, एक ही ऑप्शन बढ़िया बन पा रहा है, यही करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे आप। तो ये थे भाई आपके पीक्यूआरएस के क्वेश्चन। आई होप अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं ये एनडीए वाले, सीडीएस वाले। देखते हैं आगे, सीडीएस का भी बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए सोल्यूशन, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। डैश योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड, वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग। देखो सबसे पहले योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, और कंसर्न्ड एक एडजेक्टिव। आगे वी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी है आपकी, और डिस्कसिंग मेन वर्ब है, ठीक है। इट ऑब्जेक्ट है, एट प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द नेक्स्ट मीटिंग। पक्की बात है, दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज हैं, तो क्या हम टू बिगिन विथ कर दूं? जैसे ही आप कहोगे ना टू बिगिन विथ, इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या ये ऑब्जेक्ट है? आप कहोगे नहीं सर ये तो सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि ये टू बिगिन विथ नहीं आ सकता। बाय द वे कोई कंजंक्शन नहीं है, ये नहीं आएगा। टॉकिंग अबाउट में भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि क्या आंसर हो जाएगा, एज फार एज, एज फार एज, एज सुन एज लॉन्ग एज, ये सब कंजंक्शन के तरीके से काम करते हैं। तो एज फार एज योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड, जहां तक बात करें आपके ट्रांसफर रिक्वेस्ट की, वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग, हम इसको अगली मीटिंग में डिस्कस कर रहे होंगे। अगला है आपका, डिड यू नो रवि हैज अ न्यू जॉब। अब देखो, इन द फर्स्ट प्लेस, एज अ रिजल्ट, तो किसी चीज का रिजल्ट पूछा है हमने? बिल्कुल भी नहीं, तो हमने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले नहीं। फॉर वन थिंग नहीं। बाय द वे हम कितनी बार कहते हैं बाय द वे, आपको पता है कितनी बार तो हम नॉर्मली कहते हैं। ये सेंटेंस कंप्लीशन बहुत सिंपल है, अगर आपने इंग्लिश को थोड़ा सा भी अपनी जीवन में लाया है तो ये हम बहुत बार बोलते हैं कि बाय द वे ये काम हो गया है, बाय द वे तुझे पता है ये ऐसा हो रहा है ना, ऐसे करके। आगे देखेंगे, डैश व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम। अब देखो, लुक देयर, इवेंचुअली, हम कई बार क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग हियर, एक्सक्यूज मी, कितनी बार बोलते हैं। सिंपल है, मत रट्टा मारो, मत ग्रामर देखो, मत कुछ देखो, सिंपल है। व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम, एक्सक्यूज मी। कोई आ जाता है, कुछ हो जाता है, हम उसकी अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो आप, है ना, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट देखेंगे, डैश अनहैप्पी चाइल्डहुड लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर। स्टिल इफ होगा, इवन समवॉट होगा, इन सम केसेस होगा, या इन प्रोग्रेशन होगा। सिंपल सी बात है, हम कहते हैं ना कई बार एक जो अनहैप्पी चाइल्डहुड होता है वो बेसिकली क्रिमिनल बिहेवियर के लिए मतलब मोटिवेट कर देता है एक तरीके से, उसकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर आदमी के अंदर आ जाता है। क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं, कभी कभार होता है, कभी कभार यानी कि इन सम केसेस, इन सम केसेस, कुछ केसेस में अगर बचपन दुखों से भरा हुआ है तो वो बेसिकली क्या कर देगा, क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ ले जाएगा आदमी को। नेक्स्ट, डैश द विंड, इट वॉज गेटिंग स्ट्रोंगर एंड आई वॉज गेटिंग कोल्डर। टू बिगिन विद द विंड, बाई द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीकिंग ऑफ। देखो हम कहते हैं ना कई बार कि अगर हवा की बात करें तो ये तो भाई साहब और तेज होती जा रही थी, और तेज होती जा रही थी, और मुझे और ठंड लग रही थी। तो स्पीकिंग ऑफ द विंड, सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं लगा सकते क्योंकि देखो इट सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, गेटिंग मेन वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ है। तो ये द विंड को जस्टिफाई करना है तो द विंड क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ये तो प्रेपोजिशन का, इसको कुछ चाहिए नहीं, बाय द वे को कुछ चाहिए नहीं, तो या तो स्पीकिंग ऑफ आ सकता था या टू बिगिन विथ आ सकता था। टू बिगिन विथ हम तब करते हैं जब हम किसी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये डिस्कशन स्टार्ट थोड़ी ना है। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि हवा के साथ शुरू करें, तो नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हवा की बात करें ना भाई साहब, ये तो और स्ट्रांग हो रही थी और मुझे और ठंड लग रही थी। नेक्स्ट, डैश द प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ रॉन्ग अजम्पशन अबाउट प्रोसेसेस। इन द मीन वाइल का मतलब होता है कि जब दो मतलब कोई काम चल रहा है उसके बीच में कुछ कर लें, तो इन द मीन वाइल नहीं आएगा। समवॉट होता है कुछ, ये एडवर्ब होता है, ये भी नहीं आएगा। इंगेजिंगली या इन अदर वर्ड्स, इंगेजिंगली का मतलब है जब हम किसी चीज को इंगेज करना चाहते हैं, ये भी नहीं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है,
सिर्फ एक रॉन्ग अजम्पशन है प्रोसेस के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जैसे हम कई बार डेफिनेशन पढ़ा लिखाते हैं ना किसी की, नाउन की, जैसे अक्सर करके हम बोलते हैं, शायद अगर आप देखोगे तो लिखा भी हुआ है रामबाण किताब में भी, रामबाण को भी अगर आप देखोगे ना, हाँ लेट मी शो यू, ठीक है, एग्जैक्टली क्या लिखा है हमने। तो जब उसको ओपन करोगे ना नाउन की डेफिनेशन, तो हम ऐसे लिखते हैं, अच्छा हमारे हिंदी मीडियम वाली किताब है ना अभी ये, तो इसमें ऐसे नहीं लिख रखा है, ठीक है। जैसे हम क्लास में जब पढ़ाता हूँ ना मैं, तो मैं अक्सर ऐसे ही बोलता हूँ कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस, मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, फिर नीचे लिख देते हैं इन अदर वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इन अदर वर्ड्स यानी कि इसी चीज को अगर दूसरे तरीके से कहें तो नाउन कुछ नहीं है, सिर्फ नेमिंग वर्ड्स हैं। ऐसे हम कह रहे हैं कि दूसरे तरीके से कहें ना तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ एक रॉन्ग एजम्पशन है प्रोसेसेस के बारे में। इन अदर वर्ड्स, नेक्स्ट देखो, मैनी डैश हेजिटेट टू पब्लिकली ब्रोच सम क्वेश्चन फॉर फियर ऑफ नर्चरिंग डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं ला पाते, पब्लिकली कह नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन नर्चर करेंगे वो धीरे धीरे। अंटिल का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अंटिल तो कंजंक्शन होता है। ऑफ कोर्स का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। डेस्पाइट यानी प्रपोजिशन होता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, ये भी नहीं आएगा। अंडरस्टैंडेबली मैनी सब्जेक्ट है, हेजिटेट आ गया, ठीक है। तो अब हमें एडवर्ब भी चाहिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप क्या लगा सकते हो, एडवर्ब लगा सकते हो। ऑफ कोर्स तो तब लगाते हैं जब हम सेंटेंस की शुरुआत में, ऑफ कोर्स ऐसा होगा, ठीक है। सो मैनी, और इस बात को अंडरस्टैंड किया जा सकता है अंडरस्टैंडेबली। हेजिटेट, बहुत सारे लोग, मतलब हम ये समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है, कि बहुत सारे लोग पब्लिकली ब्रोच नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखेंगे, डैश वन नोट्स दैट इन द 19th century an important development of reflection and questioning gained momentum, particularly speaking of what, ये तो नहीं होगा, generally speaking नहीं होगा यार, ऑफ कोर्स भी नहीं आएगा इसमें। पर दोबारा से देखते हैं पूरे क्वेश्चन को। वन नोट्स दैट, मतलब वन का मतलब होता है एवरीवन, सब लोग, मतलब एक जनरल बात है। वन को देख के हमें पता चल रहा है कि वन एक जनरल बात कर रहे हैं। तो एक जनरल बात है कि हर आदमी नोट करता है दैट के इन द 19th century, 19वीं शताब्दी में, एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, एक बहुत जरूरी डेवलपमेंट था, ऑफ रिफ्लेक्शन एंड क्वेश्चनिंग गेन्ड मोमेंटम। तो एक जनरली बात है, ये वन से पता चल रहा है जनरल है, तो जनरली स्पीकिंग ये ज्यादा सही है। अदरवाइज तो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, अदरवाइज तो तब कहते हैं कि या तो ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, धमकी देने के सेंस में। ऑफ कोर्स तो नहीं बनेगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स वन नोट्स दैट ना, पर्टिकुलरली स्पीकिंग, पर्टिकुलरली तो किसी पर्टिकुलर चीज की, यहाँ पे वन आ रखा है जो कि जनरल है, जनरल है तो जनरली स्पीकिंग, तो जनरली ऐसा मानते थे लोग। डैश, अगला देखेंगे, डैश द सिचुएशन हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। समवॉट शुरुआत में नहीं आएगा, समवॉट तो एडजेक्टिव्स के पहले आता है जनरली। बिलीवेबली, किस चीज पे बिलीव करने की कह रहे हैं, नहीं। प्रीडोमिनेंटली नहीं, यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो 10, 10 यानी कि इसीलिए जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट देखेंगे, डैश द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल एकेडमिक मैटर्स विल बी डिस्कस्ड इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग। बट तो कंजंक्शन है, शुरुआत में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो कंजंक्शन है, लेकिन देखो द कमिटी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द ओपिनियन, दैट आपका कंजंक्शन है, ऑल एकेडमिक मैटर सब्जेक्ट है, विल भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, डिस्कस्ड मीन वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग उसका ऑब्जेक्ट है। तो क्या हमें किसी और कंजंक्शन की जरूरत है, नहीं। दो क्लॉज है, एक कंजंक्शन बीच में आ रखा है दैट, का मतलब है कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, तो ऑल्दो भी नहीं आएगा। लेटर द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन, लेटर का मतलब होता है बाद में, और कमिटी तो प्रेजेंट की बात है, ये भी नहीं होगा। हेंस, इसीलिए, जैसे पिछले में था ना 10, इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसे यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं, इसीलिए कमिटी का ये ओपिनियन है। आगे देखेंगे, ब्लैंक है भाई, 4 ऑप्शंस दिए गए, अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, मार्क योर रेफरेंस। तो ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देयर इज मोर देन वन, मोर देन वन के साथ में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आती है, मैं कितनी बार पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर आपको। तो सिंगुलर मोर देन वन, वैसे भी आगे वर्ब तो है नहीं, तो मोर देन वन लिख दो। वेज नहीं होगा, वेज नहीं होगा, एनी नहीं होगा, मोर देन वन सिंपल है ये तो। अगला, द क्लास डिसाइड्स टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज क्या करना है, द क्लास डिसाइडेड है
क्लास ने डिसाइड किया कि एक पिकनिक बनाते हैं, क्या पिकनिक को डिफाइन किया गया है? नहीं, तो द पिकनिक नहीं आएगा। पिकनिक गिन सकते हैं, लेट्स ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, तो काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ये आ जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखेंगे, द अक्यूज्ड डैश बिफोर द जज। देखो सबसे पहले अक्यूज्ड ट्राइड, ट्राई तो कोर्ट अक्यूज को करता है, अक्यूज ट्राई कर रहा है नहीं, ये तो गलत होगा। वॉज ट्रायल, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, पैसिव सेंस था, नहीं होगा। सैट ट्रायल या स्टूड ट्रायल, आपको पता होना चाहिए जब किसी का ट्रायल होता है तो बैठ के होता है खड़े होके, जो अक्यूज्ड होता है वो कटघरे में बैठता है खड़ा होता है, कटघरे में खड़ा होता है, इसीलिए स्टूड ट्रायल आपका करेक्ट फ्रेज होता है। तो द अक्यूज्ड स्टूड ट्रायल। नेक्स्ट देखेंगे, द मैनर इन विच द डेमोलिशन हैव बीन कैरिड, द डेमोलिशंस हैव बीन कैरिड आउट डैश स्क्रूटनी बाय द हाई कोर्ट। तो द मैनर सब्जेक्ट है, इन प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है विच, इन विच द डेमोलिशंस, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, जो डेमोलिशंस हुए, हैव बीन कैरिड आउट, जो कैरिड आउट किए गए। तो अब देखो मैनर के लिए हमें वर्ब लिखनी है, तो वॉज अंडर स्क्रूटनी या अंडर स्क्रूटनी या इज अंडर स्क्रूटनी, हाउएवर अंडर स्क्रूटनी। अब जैसे देखोगे ना, हैव बीन कैरिड आउट तो पास्ट की बात तो है नहीं, तो वॉज नहीं आएगा, ठीक है, तो इज अंडर स्क्रूट, मैनर के साथ इज आ जाएगा, अंडर स्क्रूट। नेक्स्ट देखेंगे, आई डैश कंसीडर द ऑप्शंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन। आई विल नॉट कंसीडर, क्या ऐसा होता है कि भाई मैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका कोई कंसीडर नहीं करूंगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो विल के बाद मतलब आई के साथ विल भी आ सकता है, सेल भी आ सकता है। सेल फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आता है, विल आपका इनफॉर्मल में आता है, ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है, कोई फाइनल डिसीजन आप ले रहे हो, स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है, इसका मतलब है आई सेल कंसीडर, वी के साथ में सेल को प्रेफर करते हैं। आगे देखेंगे, फॉलोइंग आइटम्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं भाई। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आई वॉन्ट यू टू बी हियर एट दिस टुमारो फॉर द मीटिंग। देखो सेट टू को बदल देंगे किसमें, टोल्ड में, सब में टोल्ड है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आई को चारू के हिसाब से सी कर देंगे, ठीक है, सब में सी है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे वांट को विल कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। वांट को तो ईडी फॉर्म में जाना है तो वांटेड करना पड़ेगा। यहाँ पे टुमारो को टुमारो छोड़ दिया है, टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलते हैं, इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही एलिमिनेट करना चाहिए कि क्वेश्चन। नितिन सेड टू हिज ब्रदर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, ठीक है। तो जैसे देखा ना, इट इज लिख रखा है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क गलत लगा रखा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड आ जाता है, तो नितिन एक्सक्लेम्ड दैट इट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग कह सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, द आंसर इज नो। क्वेश्चन होता तो इट इज नहीं, इज इट होता, वर्ब इज जो है सब्जेक्ट से पहले आती, तो ये नहीं बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे नितिन वंडर्ड बिफोर हिज ब्रदर दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, बिफोर हिज ब्रदर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे भी हिज ब्रदर है ना, तो इस हिज ब्रदर को इस वाले में से गायब कर दिया गया है, तो ये वाला इसलिए गलत लग रहा है, ठीक है। तो नितिन वंडर्ड टू हिज ब्रदर दैट, और दैट और वॉट यहाँ पे दोनों लिख दिए, कैसे गलत हो जाए, तो ये वाला ही बन सकता है, बिफोर हिज ब्रदर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी हिज ब्रदर है, ठीक है। तो नितिन वंडर्ड बिफोर हिज ब्रदर दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड वाला बेस्ट होता है, लेकिन ये ब्रदर वाली बात ही गायब कर दी। आप किसी भी बात को ना गायब नहीं कर सकते हो भाई, गायब नहीं कर सकते, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या कोई भी है। नेक्स्ट देखोगे, द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड बीन क्वाइट। अब देखो, अब इसको बताना है कि किससे बनाए, इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है। जैसे देखा ना, प्रीवियस क्लास की बात कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास की बात है तो पास्ट की बात है, तो यहाँ पे हैड बीन किससे बना होगा, पास्ट के इंडेफिनिट से। इसका मतलब है कि सबसे पहले वाई हैड यू बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे आस्क्ड है तो सेड टू रहा होगा ओरिजिनल में, यहाँ पे आस्क का आस्क रहने दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दे किससे बना होगा, दे तो भाई स्टूडेंट से बनाए, तो यहाँ पे यू रहा होगा ओरिजिनली, वाई वर यू क्वाइट, ठीक है। हैड बीन है पास्ट का परफेक्ट, तो यहाँ पे वर रहा होगा, क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, तो ये वाला आपका सही लग रहा है मुझे, ये वाला
वाई हैड दे बीन क्वाइट, हैड बीन को हैड बीन तो नहीं रहने देंगे, तो वो तो गलत है। प्रीवियस क्लास वैसे भी पास्ट की घटना है, तो पास्ट की घटना है तो पास्ट से बताओ ना, वर को हैड बीन में चेंज करते हैं, ठीक है। वाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। अच्छा, यहाँ पे द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स, वाई वर क्वाइट। यहाँ पे देखो आर्टिकल गायब है यार, मैं कह रहा हूँ कि दोनों सेम लग रहे हैं। यहाँ पे प्रीवियस क्लास है या द प्रीवियस क्लास है, ओरिजिनल में द था, आर्टिकल की वजह से ये भी गलत है। ऑप्शंस एलिमिनेट जरूर कर लेना भाई, ठीक है, हमेशा ही। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, ठीक है। विच वन फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस है जिनमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। ही इज कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल। देखो अमंग के बाद में नाउन प्लूरल आता है, यहाँ पे सिर्फ इंटेलेक्चुअल दे रखा है, ठीक है, तो प्लूरल नाउन की जरूरत होती है, इसीलिए ये तो आपका नहीं बनेगा, वन अमंग, ठीक है। आगे, ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटर इंटेलेक्चुअल। वैसे भी वन ऑफ के साथ या अमंग के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो ये नहीं बनेगा, ब्राइटर कंपैरेटिव है। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल। अब वन ऑफ के बाद में भी प्लूरल नाउन आता है, इंटेलेक्चुअल नहीं, द कंट्री, लेकिन ये देखेंगे ही इज कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। अब यहाँ पे कोई हमें प्लूरल नाउन की जरूरत नहीं है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। नो अदर माउंटेन इज टॉलर देन द हिमालयाज। क्योंकि हिमालय भी माउंटेन है तो अदर आना चाहिए, तो अदर आ रखा है, सही है, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स है लेकिन इज तो गायब है, इज एम आर तो गायब है, तो ये गलत हो गया। नो अदर माउंटेन इज टॉलर देन, यहाँ पे THEN कर दिया है, गलत हो गया। देन के पहले पॉजिटिव डिग्री लगा दिया, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे। अब पेयर ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, उनके मीनिंग पूछे। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। देखो ये वाला जो कॉन्फिडेंट होता है ना, एडजेक्टिव होता है, ये वाला कॉन्फिडेंट नाउन होता है। ये कॉन्फिडेंट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो आप, जिसको आप अपने रहस्य बताते हो, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंट का मतलब है जो बेसिकली अपनी चीजों को लेके सर्टेन है, श्योर है। तो कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टेन, सही है, लेकिन कॉन्फिडेंट मीन्स क्लोज फ्रेंड। हो सकता है क्लोज फ्रेंड, लेकिन जनरली ना क्लोज फ्रेंड को आप सारे राज नहीं बताते। एक ऐसा व्यक्ति होता है ना, तो ये पॉसिबल है, बाकी एक बार देख लेते हैं, सारे ऑप्शंस पॉसिबल है ये, है ना। कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टेन नहीं, ये वाले कॉन्फिडेंट का मतलब सर्टेन नहीं होता है। कॉन्फिडेंट मीन्स बिलीफ नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंट का मतलब बिलीफ नहीं होता है। कॉन्फिडेंट मीन्स अश्योरेंस नहीं, कॉन्फिडेंट का मतलब अश्योरेंस भी नहीं होता है। तो ये 3 गलत हो गए, इसका मतलब है पहला वाला ही सही है। कॉन्फिडेंट यानी जिसको हम सारे राज बताते हैं अपने, वो व्यक्ति, तो क्लोज फ्रेंड को ही वो मान लिया गया यहाँ पे। आगे देखेंगे। प्रॉमिस एंड वारंटी इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये एग्रीमेंट ना कह के हम इसको अगर प्रॉमिस कहें कि मेरी गारंटी है, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, ये बेस्ट है। गारंटी इज एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, डी वाला। नेक्स्ट देखेंगे। कहा गया है कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग दिए गए हैं आगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली इन द आंसर शीट। मीनिंग को आइडेंटिफाई करना, मार्क करना है। साइनोश्योर कौन होता है, साइनोश्योर कौन होता है। साइनोश्योर होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। देख लेते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज चेंज, नहीं। पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, बिल्कुल सही बात है। पर्सन और थिंग रिगार्डेड एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल नहीं, रिप्लिका होता है वो, है ना। दैट लिव्स इन पर्टिकुलर प्लेस, नहीं होगा। आगे, कोइबल, कोइबल, कोइबल होते हैं जो सेम एज के लोग होते हैं, ठीक है। तो पर्सन ऑफ रफली द सेम एज, सही बात है। पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन दैट, नहीं। पर्सन्स एम्प्लॉयड टू ड्राइव, नहीं, ये तो शॉफर बोलते हैं उसको, है ना। पर्सन एम्प्लॉयड इन टेकिंग सेंसस, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है अपने पुरानी अवस्था में चले जाना, रेट्रोग्रेट करना, ठीक है। सडन शार्प ड्रॉप इन प्राइस, नहीं। रिवर्स प्रेशर, बिल्कुल नहीं। रिटर्न टू अर्ली स्टेट, बिल्कुल सही। सडन अकरेंस, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन। अगला आपका इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड क्या होता है, इम्प्रेस्ड होता है छोटा छोटा पैसा जो यूज होता है ना छोटे छोटे कामों में, 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का ये वो सब इम्प्रेस्ड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सरप्राइज अटैक, नहीं। मनी यूज्ड, बिल्कुल सही बात है। सडन अकरेंस ऑफ लार्ज
लाफ्टर नहीं, सडन इंक्रीज इन एक्टिविटी नहीं। अगला आपका टर्जिट। टर्जिट टर्जिट होती है कोई चीज जो सूजी हुई है ना, जो सोलन है, तो स्वलन और डिस्टेंडेड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। वो क्या है, सिंपल सिंपल है ना, आगे देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोड बाय सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बेस्ड solely on the passage. Mark your answer on the answer sheet accordingly. देखो एक बार। An attempt to determine the number of languages in the world is affected by other factors. कहा गया है कि अगर एक अटेम्प्ट किया जाए कि डिटरमिन करने का कि कितनी सारी भाषाएं हैं इस दुनिया में, इसको ये अफेक्ट होता है कई सारे और फैक्टर से, जैसे कि अ फ्यू न्यू लैंग्वेजेस डू कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड। इसमें पहला फैक्टर ये है कि बहुत सारी नई लैंग्वेजेस, अ फ्यू का मतलब होता है सम न्यू लैंग्वेजेस डू कंटिन्यू, वो आज भी कंटिन्यू करती हैं कि उनको डिस्कवर किया जा रहा है। इवन दीज डेज, और आजकल भी, एज अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स, बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स हैं ऑफ द वर्ल्ड बिगिन टू बी ओपनड अप, वो ओपन अप हो रहे हैं धीरे धीरे। द डिस्कवरी डज नॉट यूजुअली टेक प्लेस स्ट्रेट अवे। जो डिस्कवरी होती है ना, खोज होती है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गई खोज, आज हम कहीं निकले अचानक से हमने कुछ खोज लिया बड़ा सा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। ऑफन देयर आर सिमिलैरिटीज विथ एन ऑलरेडी नोन लैंग्वेज। जब भी हमें किसी भाषा का पता लगता है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं गए एक नई भाषा दिख गई, वो नई भाषा को हमने कोई नाम दे दिया, नहीं, धीरे धीरे हमें लगता है कि यार ये भाषा तो हिंदी जैसी है। जैसे मान लीजिए आप ब्रज में आते हैं, और जैसे ही आप ब्रज में आओगे तो हमारी भाषा देखोगे, कहाँ जा रहे हो है, कहाँ कर रहे हो है, यहाँ चो बैठे हो है, चाय चो खा रहे हो है, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। अब लगेगा ये हिंदी है, लेकिन हिंदी क्या है एक्चुअली में, यहाँ क्यों आ रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, ये क्यों खा रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में सुबह सुबह हम यहाँ गए, हमारे यहाँ बोल देंगे धोता धोता मैं वहां जा रहा हूं, है ना। तो लैंग्वेज है, लगेगा ऐसा जैसे हिंदी है, लेकिन अलग है। यही यहाँ पे कहा गया है कि अक्सर क्या होगा, ऑफन देयर आर सिमिलैरिटीज विथ एन ऑलरेडी नोन लैंग्वेज। तो नई लैंग्वेज की डिस्कवरी से पहले हम उसको नई लैंग्वेज ना मान के हिंदी का ही एक एक्सटेंशन मान लेंगे, या किसी जिस भी लैंग्वेज से मिलती होगी वो लैंग्वेज, विच मेक द इन्वेस्टिगेटर्स अज्यूम दैट। जिससे क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो मतलब खोजबीन कर रहे हैं नई लैंग्वेजेस की, उनको लगता है दैट दे हैव फाउंड इज जस्ट अ डायलेक्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। उनको लगता है कि अच्छा ये ब्रज भाषा कोई भाषा नहीं है, ये तो हिंदी का ही एक डायलेक्ट है, ऐसा लगता है ना। ओनली आफ्टर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट, जब धीरे धीरे कंसिडरेबल पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उस लैंग्वेज को, जब वो बार बार देखते हैं, मतलब बार बार सुनते हैं, ठीक है, डज इट ट्रांसपायर, तब ऐसा होता है वो जो उनके मन में एक विश्वास जगाती है वो भाषा, दैट द स्पीच इज सो डिफरेंट दैट इट हैज टू बी कंसिडर्ड अ डिफरेंट लैंग्वेज। फिर तब पता लगता है कि यार ये जो स्पीच है ना, ये इतनी अलग है कि इसको ना एक अलग लैंग्वेज कंसिडर करना चाहिए, ये वही कॉमन लैंग्वेज नहीं है। इट टेक्स अ लैंग्वेज सर्वे टू स्टेब्लिश द फैक्ट्स, और फिर एक पूरा लैंग्वेज का सर्वे लगता है जिससे कि स्टेब्लिश कर पाते हैं फैक्ट्स को। एंड देयर आर स्टिल मेनी कंट्रीज, आज भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वेयर सच सर्वेज आर इनकम्प्लीट, जहां पे ऐसे सर्वेज अभी तक हुए नहीं है, इनकम्प्लीट है, और हैव नॉट इवन बिगन, जहां पे भी शुरुआत भी नहीं हुई ऐसे सर्वेज की। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे सर्वे लैंग्वेज के हुए नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि दुनिया में लैंग्वेज है कितनी। द पीपल में बी नोन, हो सकता है कि लोगों को प्रजातियां पता हो, पीपल का मतलब यहाँ पे प्रजातियों के सेंस में, लोगों को तो सब जानते ही हैं, ठीक है। द पीपल में बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज, बट उनकी जो लैंग्वेज है उनकी आइडेंटिटी में नॉट बी। हो सकता है कि लोगों के बारे में पता हो कि यार यहाँ एक इस विशेष प्रकार प्रजाति के लोग रहते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी लैंग्वेज अब तक नोन ना हो कि ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज मेनी सच पीपल्स इसीलिए लिख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां आर बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल, क्योंकि ज्यादातर ऐसी प्रजातियां या तो एक से अधिक भाषा, मतलब दो भाषाएं बोलती हैं, या हो सकता है दो से भी अधिक बोलती हैं। एंड कन्वर्ज विथ आउटसाइडर्स, और जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके साथ में इजीली वो कन्वर्जेशन कर लेती हैं, बातचीत कर लेती हैं इन लिंगुआ फ्रेंका, जो भी उनके लैंग्वेज होती है। इट मे टेक अ वाइल, और बहुत टाइम लग सकता है, बिफोर लिंग्विस्ट्स कम टू रियलाइज, यहाँ पे जो लिंग्विस्ट हैं उनको ये समझ आए दैट देयर इज एन एथनिक लैंग्वेज देयर एट ऑल, कि वहां पे एक एथनिक लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती है। तो लैंग्वेज के ऊपर पैसेज है, देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। कई सारे रीजंस बताएं, उनमें से कौन सा इनमें नहीं है। न्यू लैंग्वेजेस कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड, रीजन है। देयर आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स,
कह सकते हैं, कि अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स हैं। न्यू लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड अ डायलेक्ट ऑफ नोन लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज डू नॉट क्लेम देयर लैंग्वेज, नहीं, क्लेम व्लेम का सेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको रीजन नहीं बताया गया है। अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स तो है ही बहुत सारी कंट्रीज में बताया ही है कि जहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करी गई चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एस्टेब्लिश द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू लैंग्वेज, इनमें से कौन सा तरीका है? बाय एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। और देख लेते हैं, बाय फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज ऑफ द लैंग्वेज विद अदर लैंग्वेजेस, नहीं, सिमिलैरिटीज पाते हैं तो फिर तो उसको डायलेक्ट मान लेते हैं, नई लैंग्वेज नहीं बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाय कंपेयरिंग विथ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द रीजन, बिल्कुल नहीं। बाय कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द रीजन, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये वाला पॉइंट दे रखा था उसमें कि जब कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है तब ये चीज ट्रांसपायर करती है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? लैंग्वेज सर्वेस हैव बीन कंडक्टेड बाय ऑल नेशंस, नहीं भाई, सारे नहीं करा पाए, कहा है कि कुछ में तो शुरू ही नहीं हुए, तो ये तो गलत हो गया। देयर इज हार्डली एनी लैंग्वेज टू बी डिस्कवर्ड, नहीं, बहुत सारी बची हुई हैं अभी। ऑल द लैंग्वेजेस आर ईदर कंप्लीट लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स ऑफ अदर मेजर लैंग्वेजेस, कह सकते हैं। नो न्यू लैंग्वेज नीड्स टू बी डिस्कवर्ड, ऐसा भी नहीं कह सकते, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये सारी लैंग्वेजेस या तो कंप्लीट लैंग्वेजेस हैं या डायलेक्ट हैं बड़ी दूसरी लैंग्वेज के। डायलेक्ट यानी कि छोटा उसका ही बोलने का तरीका। नेक्स्ट देखेंगे, द पीपल मे बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज मे नॉट बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हो सकता है कि लोगों की पहचान हो लेकिन उनकी लैंग्वेज ना पता हो। पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स बट नॉट नेसेसरली देयर लैंग्वेज, सही बात है, एकदम करेक्ट है। पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड देयर लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं। पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, पीपल तो रिकॉग्नाइज्ड है इसके हिसाब से, पीपल मे बी नोन बिकॉज द पीपल आर नॉट फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। Which one of the following words from passage means come to be known? लिंगुआ फ्रैंका नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, वेरिएंट नहीं होगा, ट्रांसपायर कम टू बी नोन का सेंस देता है, वहां पे लिखा भी हुआ था। वही ये था आपका पूरा पैसेज। बाकी एनडीए का ये पूरा पेपर था, बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें नहीं थी लेकिन आपके लैंग्वेज स्किल्स पे बेस्ड पेपर था पूरा का पूरा। मैं अभी एक जेएसए का पेपर हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, आई गेस, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, जो भी था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हुआ था कुछ असिस्टेंट टाइप का, उसका सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ इसी चैनल पे, और इसके अलावा सीडीएस का सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ इसी चैनल पे। सारी वीडियोस को देखते रहें। बाकी आप अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, तो वीओडी बैच इंग्लिश का ये 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट पे कैरियर फेस्ट चल रहा है, तो वहाँ पे इंग्लिश रामबाण और वोकैब संजीवनी दोनों की दोनों किताबें बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रही हैं। इवन आपकी पॉकेट रॉकेट बहुत 100 रुपये से भी कम में मिल रही है, तो आप जाके बुक्स चेकआउट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना। क्लास की पीडीएफ, प्रिंटेबल फाइल, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप यहाँ पे भी मैसेज करके हमसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।